आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं प्रोफेसर शमसुल हुदा दरियाबादी साहब। आप मानू कैंपस में आप डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के आप एचओडी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया, और आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू मानू के। तो अपने बारे में आप बताएं, आपकी तालीम कैसी रही, कहाँ से रही, और कैसे आप मानू पहुंचे और फिर मानू में प्रोफेसरी आपको मिली। जी, आप तमाम को आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका फराहम किया कि एक अहम यूनिवर्सिटी दानिशगाह में मुझे खिदमत का मौका मिला। और दूसरे मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अशरफ बस्तवी साहब का कि उन्होंने अपने इस चैनल के ज़रिए से मुझे आप तमाम नाज़रीन तक मुखातब होने का मौका मिला। अशरफ साहब ने जैसे कहा कि शमसुल हुदा मेरा नाम, मेरा दरियाबाद, तो थोड़ा सा इसमें ये मुगालता होता है कि दरियाबाद से फौरन हमारा जहन अब्दुल माजिद दरियाबादी वाला दरियाबाद है, कौन सा है? तो वो दरियाबाद तो नहीं है, जिला बस्ती ही में कहा कि अशरफ बस्तवी साहब है, तो बस्ती में एक दरियाबाद बड़ा मरतूम खेज कस्बा रहा है, तो वहीं से मेरा ताल्लुक है, इसीलिए मुझे वो दरियाबाद की निस्बत लगाता हूँ। अभी दरियाबाद के नाम से, दरियाबादी के नाम से मशहूर हूँ। मेरी तालीम दरअसल दरियाबाद से मुत्तसिल 2 इंटर कॉलेज है, एक मुनाडीहा, एक दुधारा मशहूर कस्बे, वहाँ से मैंने दुधारा से हाई स्कूल किया, और उसके बाद में सीधे खैर इंटर कॉलेज बस्ती का एक मशहूर इंटर कॉलेज था, वहाँ से मैंने इंटर किया। उसके बाद फिर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली आ गया, तालीम की तकमील की, MA MPhil PhD वगैरह उर्दू से मैंने वही किया। और उसके बाद 2 साल मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में शोबे उर्दू में मैंने खिदमत अंजाम दी। उसके बाद यहाँ जब 2004 में यूनिवर्सिटी के रवायती तालीम के कोर्सेज शुरू हुए, इससे पहले फासिलाती तालीम थे, तो यहाँ मेरा तकर्रुर हुआ और यहाँ मैं आ गया हैदराबाद में। डॉक्टर साहब, आपकी जो यूनिवर्सिटी है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के साथ लफ्ज उर्दू जुड़ा हुआ है और ये बाकायदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपकी यूनिवर्सिटी के जब कायम की जा रही थी तो उस वक्त क्या मकासद तय किए गए थे इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, कुछ आप बताइए। जी, देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी जो कायम हुई है वो 1998 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए से ये यूनिवर्सिटी कायम हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 1998 में कायम, और उर्दू इसके लफ्ज उर्दू इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है 2 चीज, उर्दू और नेशनल। और मौलाना आजाद जो इतनी बड़ी अहम बड़ी शख्सियत के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो आजाद उर्दू नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर नेशनल है, यानी कौमी सतह पे हम अपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इसके कैंपस कायम कर सकते हैं, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान के हमारा सदर दफ्तर तो हैदराबाद में है, और हैदराबाद का अहम जो है इलाका गच्चीबावली, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी का कैंपस वाक़ है, बहुत अहम जगह और सदर मकाम ये है। उसके अलावा हिंदुस्तान की 11 रियासतों में हमारे कैंपस है, मैं वही उसकी तफसील बताऊंगा। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी 1998 के एक्ट के तहत ये कायम हुई, और लफ्ज़ उर्दू, तो उर्दू जरिए तालीम की यूनिवर्सिटी, उर्दू में ही तमाम जो भी कोर्सेज होंगे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे दूसरे कोर्सेज हो, वो उर्दू में तालीम यहाँ दी जाएगी। तो 1998 के एक्ट में कायम हुई, और सबसे पहले यहाँ फासिलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज शुरू हुए। अच्छा, इसके बड़े अहम मकासद हैं। एक तो सबसे बड़ा अहम इसके मकासद में है कि उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की, इसीलिए उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू ज़बान की तरवीज और पेशा वराना और तकनीकी जो मज़ामीन है उसमें उर्दू मीडियम के ज़रिए तालीम और तरबियत की फराहमी, और हिंदुस्तान के दराज इलाकों के जो हमारे यहाँ तलबा आते हैं, जो बिल्कुल पसमानदा इलाकों के लोअर मिडिल क्लासेस के, उनके लिए बहुत अहम अच्छा मौका फराहम करना उर्दू ज़रिए तालीम के ज़रिए। और उसके अलावा हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बड़ा अहम मकसद ये है कि तालीम निस्वां, ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी बड़ी तवज्जो, तो ये हमारे इसके यूनिवर्सिटी के बड़े अहम मकासद। 1998 में आपकी यूनिवर्सिटी कायम हुई, और आपने 3 बातें बताई कि एक तो मौलाना आजाद जैसी बड़ी शख्सियत जो पहले वज़ीर तालीम थे, उनका नाम उसके साथ है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, कौमी सतह की है,
اردو اس کا میڈیم ہے. اردو میڈیم جب ہندوستان میں ذکر ہوتا ہے تو آج کل بہت ہی زیادہ ایک طرح سے ایک پسماندگی میں کہہ سکتا ہوں، نگیٹیوٹی کہہ سکتا ہوں، بہت ہی مایوسی کے ساتھ اردو سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بڑا سوال آپ کے سامنے بھی آتا ہوگا، ہمارے سامنے بہت آتا رہتا ہے. آپ کیا کہیں گے مونو کا کیا رول رہا ہے ایجوکیشن میں، خاص طور ہائر ایجوکیشن میں؟ جی 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 دیکھیے، چونکہ 2004 میں نے کہا کہ میرا یہاں تقرر ہوا، جس وقت روایتی ریگولر کورسز شروع ہوئے، تو اس وقت میں آیا تو بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ واقعی یونیورسٹی ہے. فاصلاتی طرز تعلیم کی تھی، ایک ہی عمارت تھی، ظاہر سی بات ہے، کچھ آفیشیل کام تھے. بس. اور اس کے بعد جو تیزی آئی ہے الحمدللہ. دیکھیے 25 سال پہلے یہ میں بتا دوں کہ ہم نے ابھی اسی سال 2023 میں اپنی یونیورسٹی کے قیام کے 25 سالہ جشن منایا، اور اس 25 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو نیک کی ٹیم آتی ہے نا، جو گریڈنگ کرتی ہے تمام یونیورسٹیز کی، الحمدللہ اس بار جو ہماری یونیورسٹی کو گریڈ ملا ہے A+ گریڈ ملا ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ یونیورسٹی کتنی ترقی کی راہ پہ جا رہی ہے. A+، جبکہ بہت کم یونیورسٹی کو A+ گریڈ ملتا ہے. یہ تو ہمیں ملا ہی ہے، اور اس میں بڑا اہم کردار ہمارے جو تمام ٹیم آ کر کے وزٹ کرتی ہے اور تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے. جائزہ لینے کے بعد یہ گریڈ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اس بات پہ واقعی فخر بھی ہے کہ بہت ساری سینٹرل یونیورسٹیز سے ہمارا گریڈ کچھ. تو یہ رہی بات. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ کورسز شروع ہوئے تو واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو والوں میں ایک مایوسی کا ماحول ہے، اور یہ ماحول آزادی کے بعد یقیناً قائم ہوا. اس کی تھوڑا سا میں پیچھے اگر جاؤں تو میں کہوں گا کہ مایوسی بھی اس لیے بھی ہوئی کہ ہندوستان میں 1956 کے بعد جو ہے ریاستوں کی زبان کی بنیاد پہ ریاستوں کی تقسیم عمل میں آئی، اور اس میں اردو والوں کے حصے میں کوئی ریاست نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود پورے ملک گیر پیمانے پہ اردو زبان لینگوا فرنکا کے طور پہ ہے. تو یہ تھوڑی دن یہ دور، اور اس سے پہلے جامعہ عثمانیہ اسی حیدرآباد میں 1917 سے لے کے 47-48 تک 30-32 سالوں میں اردو ذریعے تعلیم کی یونیورسٹی موجود تھی، اور اس نے تمام میڈیکل اور انجینئرنگ اور لا کے کورسز کی تعلیم یہاں سے جاری کیا تھا. اور آندھرا پردیش کے چنا ریڈی جو ہے MBBS جو ہے اردو میڈیم کے تھے، یہاں کے جو چیف منسٹر تھے، اور PV نرسمہا راؤ جو یہاں کے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تھے، وہ بھی جامعہ عثمانیہ سے اردو میڈیم میں لا کی تعلیم حاصل. تو ایسا نہیں ہے، کسی بھی زبان کی یونیورسٹی جب قائم ہوتی ہے تو اس زبان میں مواد کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل قائم ہوئے تو یہاں پہ بھی وہ کام ٹرانسلیشن ڈویژن کام قائم کر کے شروع ہوا. اب 2004 میں جو کورسز قائم ہوئے اس میں ایک شعبہ اردو بھی تھا، اور شعبہ اردو میں 3 لوگوں کے تقرر سے یہ شعبہ قائم ہوا، اور اس کے اردو مینجمنٹ اور B.Ed اور انگلش اس طریقے کے. ابھی ہمارے پاس 11 اسکول ہیں، اس میں اسکول آف لینگویجز، لنگوسٹک اینڈ انڈولوجی ہے جس میں 6 زبانوں کے شعبے ہیں، اور ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، اور بڑا ویژن ان کے سامنے ہے. اور فارن لینگویجز کے بھی سرٹیفکیٹ کورسز انہیں شروع کیے ہیں، جن میں 4 باہری زبانوں میں سرٹیفکیٹ کورس، روسی اور فرانسیسی، ترکی اور پشتو، تو یہ بھی شروع کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے پشتو اور تیلگو وغیرہ بھی. تو یہ اسکول آف لینگویجز ہے، اسکول آف سوشل سائنسز ہے، اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اسکول آف مینجمنٹ ہے، اسکول آف جرنلزم ہے، اینڈ اسکول آف ایجوکیشن ہے. تو اسکول آف ایجوکیشن ٹریننگ کے تحت ہمارے 8 شہروں میں بڑے کیمپس میں، جن میں B.Ed اور M.Ed کی جو ہے تعلیم اور PhD کی تعلیم ہوتی ہے. اور خود میں شعبہ اردو کی بات کروں تو ہمارے 3 کیمپس ہیں، حیدرآباد، لکھنؤ، شری نگر، اور تینوں جگہ MA اور PhD کے جو ہے کورسز ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ تمام جو ہے ان کی ڈگری بھی تقسیم کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اور ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. پیشہ ورانہ کورسز میں اشرف صاحب میں بتاؤں، ہاں دیکھیے پیشہ ورانہ جو پروفیشنل ہمارے پاس کورسز ہیں، تو ایک تو اسکول آف ٹیکنالوجی میں B.Tech M.Tech PhD وغیرہ کی یہ کورسز ہیں. تو ذریعے تعلیم اردو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اردو ہی، ان کے ساتھ انگلش کا اچھا ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی جو ہے وہ بچے جو ہے ماہر ہوتے ہیں، اور اس کے بھی وہ ضروری ہے وہ پڑھنا. تو یہ ظاہر سی بات ہے پروفیشنل کا. تو جیسے اور بچوں کے پلیسمنٹ دوسری یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی الحمدللہ B.Tech M.Tech وغیرہ کے بچے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائنس ٹیکنالوجی جو ہے کہ اسکول میں فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا کورس بھی یہاں اور لکھنؤ میں ہے، یہ ہو گیا. BVOC کے کورس ہیں اور MOOC کے کورس ہیں، جس میں MLT
और MIT, तो ये कोर्सेज हैं जो इमेजिंग के और रेडियोलॉजी के जो हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है वो बच्चे उसमें बड़ी तादाद में आते हैं, वो सब जाके हॉस्पिटल्स में थक जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़े प्लेसमेंट 2 होते हैं, एक तो स्कूल ऑफ एजुकेशन में, एक पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक के हमारे 5 जो है कैंपसेस है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा, कटक, कड़पा। और स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो BEd, M.Ed और के जो कोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ 8 कैंपसेस हिंदुस्तान में है, जिनमें बेंगलुरु है, हैदराबाद है, भोपाल है, दरभंगा है, कड़पा है, नूह है, श्रीनगर है, तरीके से 8 कैंपसेस। उन तमाम के प्लेसमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एजुकेशन से निकलते हैं वो तमाम टीचर बन के कहीं ना कहीं होते। अभी बिहार में जो प्लेसमेंट हुआ उनमें बड़ी तादाद मानो बच्चों के खुद हमारे उर्दू शोबे के। उर्दू शोबा क्योंकि आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में कायम हो गया था, आप आ गए थे, आपने अपने सामने उर्दू शोबे को आगे बढ़ते देखा है, आगे बढ़ाया है आपने उसमें रह करके, और आज आप HOD हैं। तो अपने उर्दू शोबे का आप जरूर तारुफ कराएं कि उर्दू शोबे में क्या मतलब सरगर्मियां हैं, और हिंदुस्तान के अलग अलग सेंटरों में भी, और खासतौर से आपके जो आपका कैंपस है, मेन कैंपस, उसमें। जी। अक्टूबर 2004 में हमारे उर्दू शोबे का क़याम अमल में आता है। तो इस तरीके से तकरीबन 20 साल हुआ चाहते हैं इस शोबे को कायम हुए। तो सबसे पहले शोबा जो कायम हुआ, मैंने बताया कि 3 तदरीसी अमला था, उनमें एक मैं भी था, एक प्रोफेसर थे और एक अभी प्रोफेसर मोहम्मद मुसरत जहाँ है वो लेक्चरर है, हम 2 लेक्चरर। MA का कोर्स शुरू हुआ था। MA में उस वक्त 15 तालिब इल्म थे, और उसके बाद 2006 में MPhil और PhD के कोर्सेज शुरू हुए, लेकिन बाद में MPhil का कोर्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बंद कर दिया तमाम जगह, तो PhD के, तो MPhil और PhD। और हमने उमूमन ये कोशिश की है किसी हद तक कि भाई PhD का जो काम भी हो, रिसर्च वर्क हो, वो मुनफरिद नौइयत का हो, सिर्फ हयात, शख्सियात, खिदमात के ऊपर जो काम होते हैं उससे हट करके भी बेहतर काम हो। तो प्लेसमेंट के लिए बताता हूँ कि हमारे तकरीबन जो है बच्चे जो आते हैं, एक तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के बच्चे हमारे पास हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि हर साल MA में खुद केरला के बच्चे, केरला के जहाँ की ज़बान मलयालम है, हमारे यहाँ उर्दू पढ़ने आते हैं, और उनका केरला में भी प्लेसमेंट हुआ। और कश्मीर के तो बड़ी तादाद में आते हैं, UP, बिहार, दिल्ली वगैरह से तलबा हमारे पास PhD के लिए भी आते हैं, और MA में भी आते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स भी हमारे पास जारी है। तो ये जो है हमारे, उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैदराबाद में भी खुल गई हैं, और गूगल है, फेसबुक है, दूसरे तमाम जो उसके जराए हैं सोशल मीडिया के, उन तमाम में हमारे बच्चों को, अरबी तो है ही है, फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, अरबी के बच्चे उनका प्लेसमेंट हो रहा है। हम खुद हमारे बच्चों का भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनका भी प्लेसमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे, और उसके अलावा लखनऊ में भी हमारे 5 असातिज़ा हैं, उनकी निगरानी में भी रिसर्च का काम होता है। और श्रीनगर में हमारे पास 2 फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पे भी रिसर्च है शोबे उर्दू की। तो शोबे उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया, और हर साल जो है PhD की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में सीट आती है। और आपको जानकर है तो कि पूरी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो टेस्ट में तलबा बैठते हैं PhD के इम्तिहान के लिए, वो हमारे उर्दू शोबे में कहीं से भी ज़्यादा। और दिल्ली के अहम यूनिवर्सिटीज़, JNU है, जामिया है, दिल्ली के है, बहुत सारे तलबा है, वो यहाँ कोशिश करते हैं हमारे यहाँ, हमारे शोबे की अल्हम्दुलिल्लाह पहचान हो गई है, और यहाँ दाखिले के लिए। तो अभी कल तक की रिपोर्ट है कि हमारे पास जो 275 एप्लीकेशन PhD में दाखिले के लिए अब तक आ चुकी हैं, और हिंदुस्तान के 23 शहरों में। अच्छा, ये जो तो मेरिट बेस पे दाखिले होते हैं, एक टेस्ट बेस पे, तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और PhD के कोर्सेज हैं, उनके दाखिले जो है वो टेस्ट होते हैं। और हिंदुस्तान के 23 शहरों में, कारगिल से लेकर के जुनूब तक, कारगिल में भी हमारे सेंटर है, जम्मू में है, श्रीनगर में है, लखनऊ में है, संभल में है, नूह में है, दिल्ली में है, मुजफ्फरनगर है, दरभंगा है, पटना है, औरंगाबाद है, बीदर है, बेंगलुरु है। इस तरीके से 23 शहरों में अब ये 11 से लेके 13 जून के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट एक साथ बैक वक्त जो है तमाम हिंदुस्तान कोर्सेज पे दाखिले के हमारे यहाँ होंगे, और यहाँ से ऑब्जर्वर बन के पूरी टीम यहाँ से जाएगी। और उनके, मैं आपके नाज़रीन को और भी बता दूं, जो हमारे बहुत सारे तलबा हैं पूरे हिंदुस्तान में सुनेंगे, कल 30 जो है मई उसकी आखिरी तारीख है प्रोफेशनल दाखिलों के लिए। हाँ, तो कल जो है 12 बजे रात तक वो अपने फॉर्म उसके भर सकते हैं, और अगर मेरिट बेस पे दाखिला लें तो उसके लिए भी वक्त है, 30 जून तक है। और 11 से लेकर 13 जून के दरमियान 3 दिनों में ये सारे टेस्ट होंगे, और 23 से लेकर 25 जुलाई तक उन टेस्ट के इंटरव्यूज होंगे, उससे पहले की भी आएंगे। 31 जुलाई तक जो है वो तमाम दाखिले मुकम्मल हो जाएंगे, और 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। तो ये पूरा हमारा शेड्यूल जो है वो आ गया है।
पूरी यूनिवर्सिटी और खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की एक्टिविटीज को आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि जो भी तालिब इल्म सुन रहे हैं हमें, तो वो जान लें कि ये जो यूनिवर्सिटी है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में जो भी कोर्सेज चलाती है, चाहे अंग्रेजी मीडियम में चलाती हो, हिंदी मीडियम में चलाती हो, किसी और मीडियम में चलाती हो, उससे कहीं से किसी भी तरह से कोई कमतर नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बेल्ट जिसे हम कहते हैं, हिंदी बेल्ट में ये एक एतमाद का लेवल जरा कम पाया जाता है कि हम अगर मानू से पढ़ेंगे या हम अपने बच्चे को मानू से पढ़ाएंगे तो उसका क्या बनेगा। तो वो जो इनका लेवल है एतमाद का, इसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ये इसके लिए क्या तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी खासतौर से नॉर्थ के लिए अपना सकती है, अपनाती है, ताकि बड़ी खेप आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, सब कुछ बराबर है, कहीं पे कोई कमतर नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ, यकीनन आपकी बात सही है कि भाई वो एक एतमाद की जो कमी थी खुसूसन हिंदी बेल्ट वालों में वो थी, हमें नजर भी आई चंद सालों तक। मुझे लगता है 2010-12 तक ये पूरा कभी रही कि उमूमन हमारे अपने इलाके के तलबा बहुत ही कम आते थे। हाँ, बिहार के आते थे उमूमन, बिहार में जो उर्दू का एक अच्छा स्कोप है उर्दू देता, तो बिहार के भी आते थे और यहाँ महाराष्ट्र के भी बड़ी तादाद में और आंध्रा के, लेकिन यूपी के खुसूसन उत्तर प्रदेश में बात करूँ कम आते। लेकिन अब बीवोक में, एमओक में, साइंसेज में, बीटेक एमटेक वगैरह में और खुद हमारे लैंग्वेजेस में भी बड़ी तादाद में अब जो है यूपी के तलबा भी आ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना आने के बाद उनको जो प्लेसमेंट मिल रही है तो वो बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। और उसके लिए कोशिशें भी होती हैं, इश्तिहारात भी देते हैं और खुद जो है हमारे मैंने बताया जैसे जी डॉक्टर साहब, ये हमारा जो पॉडकास्ट है आपके साथ हो रहा है, ये भी एक तरह से फायदा पहुंचाएगा उन नए लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी को जानना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वालिदैन अगर हैं तो अगर ये पॉडकास्ट हमारी देख रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो ये जान लें कि किस तरह से यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, कहाँ क्या कोर्सेज हैं उनके यहाँ। एक चीज और आपसे जानना था कि आपकी किन कैंपसेस में आपके यहाँ बच्चियों के लिए रिहाइश का नज़्म है, हॉस्टल का क्या इंतजाम आपके यहाँ? ये थोड़ा सा हाँ, ये तो बहुत अहम सवाल है और इस मामले में थोड़ा सा बच्चे परेशान भी होते हैं, बहुत परेशान। हाँ जी, रिहाइश का जहाँ तक हॉस्टल का इंतजाम जो है अभी तक जो है मानू कैंपस में ही है और मानू उसके अलावा दीगर हमारे कैंपसेस में अभी रिहाइश का उतना अहम इंतजाम नहीं है और कोशिशें जारी हैं। जैसे दरभंगा और भोपाल तो वहाँ पे जमीन खरीदी जा चुकी है और एक बड़ा कैंपस है, तो वहाँ पे भी रिहाइश का इंतजाम इंशाल्लाह हो जाएगा आने वाले दिनों में, कड़पा में भी। तो अभी जो है रिहाइश का इंतजाम, हॉस्टल्स जो 4 और 5 हॉस्टल बॉयज़ के हैं और 2 गर्ल्स के हॉस्टल हैं, तो उनमें यहाँ रिहाइश का इंतजाम तमाम पूरी सहूलतें यहाँ हैं। लेकिन दूसरी जगहों पे जो तलबा है उनके लिए ये दुश्वारी है कि उनको बाहर किराए पे लेकर के वो तालीम हासिल करने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से बड़ी तादाद में यकीनन तलबा के पहली चॉइस ये होती है कि हैदराबाद में ही एडमिशन है। और लड़कियों के लिए मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के मकासद में किस्मों पे जोर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ माहौल भी बच्चियों के लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर, बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल कैंपस में आप पाएंगे, तो बिना खौफ व खतर। इसीलिए हिंदुस्तान भर की तमाम बच्चियाँ भी यहाँ आकर के तालीम हासिल करती हैं और यहाँ हॉस्टल में यहाँ रहती हैं। बच्चियों की तालीम को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में एक हेजिटेशन रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हुई है और बहुत हद तक आगे निकले हैं लोग, बच्चियां आगे जा रही हैं हमारी और कैंपसेस पहुंच रही हैं। आपके कैंपस की बात आपने बात की और वो जो कंसर्न है वालिदैन का अपनी बच्चियों को लेकर के कि बच्चियां सेफ हों, सिक्योर हों और उनको ऐसा माहौल हो जहां पर उनके जो अखलाकी तरबियत है, एक तरह से कह सकता हूं मैं, कि उसका भी ख्याल रखा जाए। तो इस हवाले से कैंपस और आप तमाम लोग वहां मौजूद हैं, क्या सहूलतें प्रोवाइड कर पाते हैं आप लोग, क्या माहौल प्रोवाइड कर पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक तो है कि तमाम पूरी सिक्योरिटी का अच्छा नज़्म है यहाँ कैंपस में और कोई भी बगैर इजाज़त के बगैर उसके कार्ड के दाखिल नहीं हो सकता और बच्चियों के लिए भी जो है उसके औकात मुकर्रर है कि शाम में इतने बजे तक हॉस्टल में आ जाना है, बच्चियों के हॉस्टल में पाबंदी है और कोई भी जेंट्स जो है वो बच्चियों के हॉस्टल में दाखिल नहीं हो सकता, पूरी पाबंदी है। और उसके भी बच्चियों के खुद हॉस्टल में आने के औकात मुकर्रर है और खाने का भी अच्छा नज़्म है, उसमें मेस चलता है, हर महीने मेस बिल आता है, तो ये पूरी सहूलत है और साफ़ सुथरा अच्छा माहौल है, अच्छा कैंपस है। हर हॉस्टल में रीडिंग रूम भी है और बच्चियों के हॉस्टल में बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा जैसे 1 रूम फ्लैट होता है उस तरीके से है, यानी अटैच बाथरूम टॉयलेट बच्चियों के हॉस्टल में बनाए गए हैं, तो ये मामूली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और लड़कियों
تو یہ بجلی پانی یہ تمام، اور ریڈنگ روم بھی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سینٹرل لائبریری بھی ہے. تو سینٹرل لائبریری میں جو ریڈنگ روم ہے AC ہے، پورے 24 گھنٹے تقریباً کھلے تھے، وہ بھی تمام سہولت ہے کیمپس کے اندر ہی ہے. تو اس لیے بچیوں کے لیے الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے. اور میرا اور سرپرست جو والدین بھی ہے پورے ہندوستان بھر سے یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑی بے فکری کے ساتھ. اس جی کے جی. علاوہ جشن بہارا کے نام سے طلبہ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں سالانہ الحمدللہ. تمام ثقافتی سرگرمیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور مرکز برائے ثقافت ایک یہاں پہ قائم بھی کر دیا گیا ہے، جس کے پلیٹ فارم سے مختلف طرح کے جو ہے موسیقی کے بھی اور ادب کے بھی اور شعر و ادب کے، موسیقی کے، ڈرامے کے، تمام بچوں کے اسکلس کو جو ہے باہر لانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے وہ تمام پروگرام بھی ہوتے ہیں. اور DSW ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر بھی ہے، تو وہ بھی بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے. ابھی پچھلے سال الحمدللہ ڈین DSW کی طرف سے ہمارے یہاں ایک NGO نے حیدرآباد کی 30 لاکھ سے زیادہ اس رقم دے کر کے بچوں میں اسکالرشپ تقسیم کی. 30 لاکھ. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ بڑی اہم بات بتائی آپ نے. اسکالرشپ کا بھی انتظام اچھا خاصا ہے وہاں پر. جب بات اردو کی آتی ہے تو مدارس کا ذکر ہونا لازمی ہے. اور مدارس کے جو فارغین ہیں، آج کل مدارس کے فارغین میں مدارس کے جو انتظام کرنے والے جو لوگ ہیں، چلانے والے، ان کے یہاں ایک فکر مندیاں پائی جا رہی ہیں، بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے بچے جب یہاں سے نکلیں تو جا کر کے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اس میں جا کر کے اپنی جگہ بنائیں. آپ کی یونیورسٹی چونکہ اردو میڈیم رکھتی ہے، یہ بہت ہی پلس پوائنٹ مدارس کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا بھی میڈیم اردو ہوتا ہے، آپ کا بھی اردو ہے. تو ایسے کتنے ایسے مطلب مدرسے ہوں گے جن کو آپ نے ریکگنیشن دے رکھا ہے، اور کس بنیاد پر اور کس طرح سے ایڈمیشن مدرسے کے بچوں کا آپ کیا ہوتا ہے، اور کن کن کورسز میں وہ شروعاتی دور میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. بہت اچھا. دیکھیے ہماری اردو یونیورسٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں جو طلبہ آئیں گے فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تو اردو ذریعے تعلیم کے اسکول اور کالجز اور مدارس. تو ان مدارس سے تو ہر سال یہ اس کی پورا باقاعدہ اس کمیٹی بھی ہے جو ہر سال اس کو ریویو کرتی رہتی ہے، مدارس کے سلیبس کا، تعلیم کے نصاب کا، اور اس کا جائزہ لیتی ہے، اور مدارس سے ان کے تمام چیزیں وہاں سے منگواتی بھی ہے اور اس کو ریکگنائز کرتی ہے. تو اس طریقے سے اب آج کی ڈیٹ میں 344 ہندوستان کے ملک کے مدارس کو ہماری یونیورسٹی نے ان کی اسناد عالمیت اور فاضلیت کو منظور کیا. 344 تقریباً اچھی 350 خاصی بڑی. تعداد. تو میرا خیال ہے اس ہندوستان سے زیادہ تعداد کسی کے پاس نہیں ہوگی جتنا آپ کے یہاں. یقیناً پچھلے سال یہ 281 تھی مجھے یاد ہے، اور اس سال ابھی اس میں ریویژن کر کے اچھا، یہ ریویو کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، لسٹ بڑھتی رہتی ہے. بالکل بالکل. اور اگر ان کا تعلیمی معیار نہیں ہے اس طریقے سے نہیں تو اس کو نکالتے بھی رہتے ہیں، لیکن ریویو ہوتے ہیں. تو 344 ہر تمام مکتب فکر کے جو بھی مدارس ہیں ان کے ہمارے یہاں 344 تقریباً سبھی مدارس آ گئے الحمدللہ، اچھے بڑے مدارس. تو ان کے اسناد اگر عالم ہیں وہاں فاضل ہیں، تو اب وہ ہمارے ہاں جو پراسپیکٹس بھی ہے، ویب سائٹ پہ بھی ہے، جو دیکھنا چاہیں بڑی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس مدرسے کی کس عالمیت یا فضیلت کی صنعت کو ہماری یونیورسٹی نے BA کے برابر مماثل قرار دیا ہے، کس کو انٹر کے مماثل. تو جو انٹر کے مماثل قرار دیا ہے تو CUET کے ذریعے ٹیسٹ دے کر کے BA یا گریجویشن کی BSc BCom میں داخلہ لے سکتے ہیں، یا جن کی صنعت کو ہم نے گریجویشن کے برابر مماثل قرار دیا ہے تو وہ ڈائریکٹ MA میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ مدارس کے اتنی بڑے مدارس کو منظور کیا ہماری یونیورسٹی نے، تو یہ مدارس کے طلبہ کے لیے بڑی ہی خوش آئند بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہر کورس میں مدارس کے طلبہ بڑی تعداد میں ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی سے. ان بچوں کو جو آپ کے ہاں پڑھتے ان کو کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ دنیا میں جہاں ان کو موقع ملے اور جہاں اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں وہ موقع ضرور حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر ثابت کریں؟ ہمارے یہاں دیکھیے میں بھول گیا تھا، CSC کوچنگ یعنی IAS کی تیاری کے لیے ہمارے یہاں کوچنگ سینٹر یہاں پہ بھی ہے اور قائم ہوا ہے الحمدللہ. جی، اور ان کے لیے بھی ہاسٹل ہمارے یہاں بھی. اور پچھلے چند سالوں سے بند تھا، پھر اس کو شروع کیا ہے اور پریلیمنری اور مینس تک بھی پہنچے بچے یہاں. تو باقاعدہ اس کی تیاری یہاں کرائی جاتی ہے اور ایکسپرٹس آتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے وہ بھی UPSC کی تیاری کا بھی ایک سیکشن ہے، وہ بھی تیاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک پلیسمنٹ سیل بنا ہوا ہے باقاعدہ، یہاں کے اہم تجربہ کار جو اساتذہ ان کی نگرانی میں پلیسمنٹ سیل. تو اس پلیسمنٹ سیل کے تحت ہر تقریباً 2-3 مہینوں کے اندر یہاں خود وہ پلیسمنٹ سیل مختلف کمپنیز کو یہاں بلاتا ہے. ہر جو
प्रोफेशनल कोर्सेज के, उन प्लेसमेंट सेल बुलाता है और यहाँ आते हैं, इंटरव्यूज होता है और फिर बच्चों का प्लेसमेंट होता है, वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। मैं बता रहा हूँ बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनमें पॉलिटेक्निक के बच्चे और ITI के भी हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चे वो बड़ी तादाद, और फिर लैंग्वेजेस जो फॉरेन लैंग्वेजेस रखते हैं वो। मास कम्युनिकेशन भी आपके यहाँ बहुत अच्छा एक्टिव डिपार्टमेंट है, वहाँ भी ETV और न्यूज 18 वगैरह में बहुत बच्चे व्यस्त होते हैं आपके यहाँ से। बड़ी अहम बात यह है कि आपके यहाँ ऐनुल हक साहब जब से पहुंचे हैं, मेरी थोड़ी सी उनसे मुलाकात है पहले से, तो मैंने देखा कि उर्दू मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी की जो समझ बच्चों की है उसको डेवलप करने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत एफर्ट लगाया कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम में जो पढ़ रहे हैं हमारे कोर्सेज को, उनको असली जुबान से वाकफियत उस लेवल की होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें और अपने आप को कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकें, अपनी स्किल को बता सकें। एक चीज मैं भूल गया, देखिए प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की खिदमत की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आने के बाद एक स्कूल ऑफ लॉ, ये मैंने जी जो है तो लॉ का भी जो है वो क़याम अमल में आया है। तो उसमें इस साल से PhD भी, LLB, LLM, BA LLB ये तमाम कोर्सेज भी आ गए हैं, शुरू हो गए हैं और उनके भी दाखिले इंशाल्लाह इस बार होंगे। तो वक्त की जरूरत को देखते हुए ये स्कूल ऑफ लॉ भी कायम किया गया है। तो ये एक बड़ा अहम आप लोगों ने जो एडॉप्ट किया है कि किस तरह से उन बच्चों को उस लेवल पे खड़ा किया जाए जिससे और तमाम लोग करते हैं। और ये सवाल एक जमाने से रहा है और लोगों के जहनों में ये सवाल बहुत ज्यादा रहता था कि उर्दू पढ़ा के क्या होगा, उर्दू मीडियम पढ़ के कहाँ जाएगा, जबकि महाराष्ट्र वगैरह में सवाल नहीं है, मैं वहां जाता रहा हूँ, लेकिन ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, किसी हद तक बिहार में आप देखेंगे इधर है, लेकिन है तो है। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने बड़ा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। और नाजरीन आप देख रहे थे प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब से हम बात कर रहे थे। आप मानू में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के HOD हैं इस वक्त, और मानू कैंपस जो 1998 से काम कर रहा है और मैं वहां जा चुका हूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वसी कैंपस है, डिपार्टमेंट के एतबार से हर तरह की डिपार्टमेंट वहां पर जो आम यूनिवर्सिटियों में पाए जाते हैं, दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटियां आप देखते हैं वहां भी है, बहुत ही वाइब्रेंट फैकल्टी वहां पर मौजूद है। अगर आप वालिद हैं किसी बच्चे के, बेटी है, बेटा आपका है, तो आप बेफिक्र होकर के बिला झिझक आप वहां पर अपने बच्चे को भेज सकते हैं वहां के एडमिशन के लिए। और अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको किसी भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, आप मानू की तरफ रुजू कीजिए। वहां पर आपको उर्दू मीडियम के साथ साथ आपको अंग्रेजी में आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ाई जा रही है, ताकि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में कि हिंदुस्तान के अंदर किसी निजी कंपनी में जाकर के आप जब खड़े हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को बता सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी जब भी कभी ऐसा मौका हो तो आपको और आपके यूनिवर्सिटी को बताया जाए, क्योंकि एक बड़ी जरूरत इस वक्त ये है कि आपके यहाँ इतना बड़ा मौका मौजूद है। बहुत सारे लोग रह जा रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत कम तवज्जो देते हैं। तो बहुत सारा मौका है, उस मौके का फायदा लोग उठाएं। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सर।